Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram and you are watching my YouTube channel English with Ikram. Dear students, in today's video I am going to discuss figures of speech. What are the figures of speech and how do we use and why do we use figures of speech in language, and what are the main figures of speech? We will discuss all figures of speech in detail. Figures of speech क्या होते हैं, लैंग्वेज में इनको क्यों यूज़ किए जाते हैं, और जो मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच हैं विद एग्जांपल्स आज हम इस वीडियो में उनको इस पूरे एक सेशन में हम जो मेजर जितने भी हैं 12-13 तकरीबन ये मैं डिस्कस करूँगा, और आपका कॉन्सेप्ट अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपकी कमीशन का जो भी टेस्ट होता है, चाहे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है या लेक्चरशिप का टेस्ट है, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन मस्ट होते हैं। MCQs based on figures of speech लाजमी दिए जाते हैं। You are given a sentence, a statement, and you are asked to identify that which figure of speech has been used in this particular statement. 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। आज बिल्कुल इफ़ेक्टिव और इजी लैंग्वेज में मैं इनको डिस्कस करूँगा। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, योर कॉन्सेप्ट अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच विल टोटली बी क्लियर इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिगर्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड MCQ डिस्कस करूँगा। तो आज जो मेन फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या? फिगर्स ऑफ स्पीच आर लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन द लैंग्वेज टू मेक द लैंग्वेज फ्लावरी, टू हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इनको लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, पोइट्री में भी और प्रोज में भी, शायरी में और नसर में, उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में इनको इस्तेमाल किए जाते हैं टू मेक द लैंग्वेज फ्लावरी, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, टू ब्यूटीफाई द लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक शेर है, नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। अब ये बात इसी तरह भी हो सकती थी, उसके होंठ बड़े खूबसूरत हैं, तो उस शायर ने एक सिमिली यूज़ करते हुए उसके अपने महबूब के होंठों को फूल की नासकी से, पंखड़ी की नासकी से उसे तशबीह दी है। जैसे आप उर्दू में हम नसर की मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो उसकी मौत पे आसमान भी रो रहा था। अब ये तो बात सीधी तरह भी की जा सकती थी कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग रो रहे थे या बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मौत थी, तो उसकी मौत पे आसमान रो रहा था। ये सुनने में अच्छा लगता है। तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। पहले सिमिली थी या तशबीह थी, दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो आज वन बाय वन वी विल डिस्कस सम मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, simile. The first figure of speech that we will discuss today, that is simile. What is simile? Simile is a direct comparison between two dissimilar things at some points. दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन सम पॉइंट्स पे। और इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं फॉर कंपैरिजन, वर्ड ऑफ कंपैरिजन, वो लाइक, एज, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैंने एक शेर पढ़ा था कि उसके लब जो है वो गुलाब की पत्तियों की तरह, पंखड़ियों की तरह नाजुक है। तो की तरह उर्दू में और इंग्लिश में कहते हैं एज, लाइक, एज, यू कैन से एज ब्लाइंड एज ए बैट। द फर्स्ट एग्जांपल इज एज ब्लाइंड एज ए बैट। बैट, यू नो, दैट्स अ बर्ड, चमगादड़। एज वाइज एज एन आउल। अनदर एग्जांपल, या आजकल की एग्जांपल देते हैं कि आफ्टर एग्जाम स्टूडेंट्स आर फीलिंग एज लाइट एज ए फीदर। एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स इतना हल्का महसूस कर रहे हैं जितना कि फीदर होता है, पंख होता है, पर होता है, लाइक। या मैं आप उर्दू में कहते हैं कि उसकी आवाज़ कोयल की तरह है, कोयल की आवाज़ की तरह है। तो उसकी आवाज़ को आप, कोयल की मीठी आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है, तो उस जैसा कहते हैं, उसकी मानंद कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिमिले, राइट। और एक और एग्जाम्पल, उमर इज़ एज क्यूट एज अ किटन। किटन जो बिल्ली के बच्चा बड़ा क्यूट सा होता है, तो उमर इज़ द नेम ऑफ माई सन, ही इज़ एज क्यूट एज अ किटन।
तो वो बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट है. So this is simile. I hope that your concept about simile is now clear. When two dissimilar things are, two different things are compared at some points, उनकी कोई एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर की जाते, this is called simile, right? The next is metaphor. उर्दू में कहते हैं इस्तारा, metaphor, almost same sort of thing, but there is a slight difference. What is metaphor? The comparison between two dissimilar things at all points. अब जो comparison है दो चीज़ों का वो all points पे. Let me give some example. My father was an angel. When I am talking about my father, he was an angel. He was a very true gentleman. मैं कहता हूँ कि मेरा बाप उर्दू में कहते हैं फरिश्ता था, फरिश्ता सिर्फ इंसान थे. तो मैं मुकम्मल सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो फरिश्तों जैसी थी. तो ये इस्तारा है. वो शेर है, एकदम शेर की तरह बहादुर है. व्हेन वी आर कंपेयरिंग ऑफ bravery, this is one point. The point of comparison is bravery. This is simile, तशबीह. वो शेर है, उमर शेर है. This is इस्तारा. This is metaphor. Like time is money. Next example is time is money. वक्त पैसा है, दौलत है, वक्त दौलत है. This is the example of metaphor, right? She is a night owl. सारी रात. She is a night owl. सारी रात वो जागती है. She is a night owl. हम owl के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं. तो this is again the example of इस्तारा. या आप किसी को कहते हैं, किसी सिंगर को कहते हैं यू आर अ कुक्कू, तुम कोयल हो. एक तो आपकी आवाज़ कोयल की जैसी है, कोयल की तरह है. दिस इज़ तशबीह, दिस इज़ सिमिली. बट व्हेन वी से यू आर अ कुक्कू, आप तो कोयल हो, तो ये एग्जाम्पल हुई इस्तारा की. व्हेन टू डिसिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड एट ऑल पॉइंट्स, हम उसको इस जैसा की तरह, एज, लाइक, इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करते. I hope that now your concept about simile and metaphor is totally clear. The next one is number 3. This is oxymoron. The next figure of speech is oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is a phrase that combines two words that seem to be opposite to each other. Though different words, different phrases, उनको कंबाइन करता है. दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. टू टोटली डिफरेंट वर्ड्स आर कंबाइंड, उनको कंबाइन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द रूम वॉज फिल्ड विद अ डेफनिंग साइलेंस. डेफनिंग साइलेंस, राइट? अ डेफनिंग साइलेंस. आप कह सकते हैं स्वीट सॉरो. Sorrow भी और sweet भी, both are two different words. Sweet sorrow, right? Another example is original copies. Original copies. This is an original copy. Original भी और copy भी. Two different words are being combined together, right? You are clearly confused. You are clearly confused. Clear way और आप confused way. These are two different words, but these are combined together to give a totally different meaning, right? This is oxymoron, when two different words, totally opposite words are being combined to give a new meaning. That is called oxymoron. I hope the concept of oxymoron, अब किसी sentence के अंदर, किसी statement के अंदर अगर oxymoron आएगा, and you will be asked to identify that which figure of speech has been used here in this statement, you will be capable of identifying the oxymoron if it is there. अगर किसी sentence के अंदर oxymoron होगा तो आप उसको लाजमी identify करेंगे. Okay, the next one, number 4, alliteration. Very interesting. Alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sound in the neighboring words. When in a sentence you find repetition of consonant sound at the start of each word. तो neighboring word है, उसके start पे same consonant sound बार बार आती है. That is called
alliteration. My dear dear is dear. My dear is dear. वैसे आमतौर पे भी लोग बोलते रहते हैं, क्या मतलब है? My dear is dear. मेरा महंगे वाला जो हिरन है बहुत प्यारा है. एक डियर का मतलब है प्यारा, महंगा. एक डियर का मतलब है हिरन, और एक डियर का मतलब है प्यारा. My dear is dear. Da and da. 3 consonant sounds. 3 words that start with consonant sounds d. Right? She sells seashells. She sells seashells. Again, the same sort of repetition is there. Right? This is called alliteration, when there is a repetition of a same consonant sound at the start of the neighboring words, each word. This is called alliteration. Number 5. Number 5 is personification. Very interesting. I like this very much. Very interesting figure of speech. Personification is when an inhuman thing is given the feature of human. जब किसी इनह्यूमन चीज़ को, जो इंसानी नहीं है, गैर इंसानी चीज़ को इंसानों जैसी खुसूसियात फीचर दी जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. पर्सन से ना personification. When inanimate thing is given the features of the characteristics of human. इंसानों जैसी उनको इंसानों जैसी चीज़ें फीचर दी जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ना, उसकी वफ़ात पे आसमान भी रो रहा था. दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन. आसमान तो ज़ाहिर रोना तो इंसानों की ह्यूमन फीचर है, आसमान तो नहीं रोता. तो दिस इज़ पर्सोनिफिकेशन. राइट? अगर आप और एग्जांपल दे दें, द स्नोफ्लेक्स डांस्ड. स्नोफ्लेक्स जो होते हैं ना, बर्फ़ के जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्नो, दे वर डांसिंग. जाहिर सी बात है, डांसिंग दैट इज़ ह्यूमन फीचर. तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है. द फॉग क्रेप्ट इन. फॉग जो होती है धुंध, क्रेप्ट इन. अब क्रेप्ट करना, रेंगना, अगेन दिस इज़ ह्यूमन फीचर. तो यहाँ पे फॉग को, धुंध को इंसानी फीचर दिए जा रहे हैं, इंसानी खसूसियत दी जा रही है. दिस इज़ अगेन अ पर्सोनिफिकेशन. राइट? So this is personification. It's very simple. When inhuman thing is being given the feature of human. जब किसी गैर इंसानी चीज़ को, जो गैर इंसान है, मैं बेजान नहीं कहता, बात चीज़ें जानदार भी, लेकिन गैर इंसानी, इंसान नहीं है, उन्हें इंसानों जैसी खसूसियात दी जाती हैं. जैसे आसमान का रोना, फूलों का डांस करना, या फॉग का रिंग के अंदर आना, फॉग क्रेप्ट इन. तो अब आई होप दैट इफ़ you find any personification in any poetry or in prose or statement or sentence, you will definitely identify that. Now, number 6, Synecdoche. The next figure of speech is Synecdoche. Pronunciation of this word is, normally I have heard some people pronouncing this word as Synecdoche or something like that. This is Synecdoche. What is Synecdoche? Synecdoche is a word or phrase in which a part of something is used to represent a whole, or a whole is used to represent a part. I hope that this is clear. एक part को हम यूज़ करते हैं किसी उसके पूरे whole को represent करने के लिए, उससे रेफ़र करने के लिए, और समटाइम हम whole को यूज़ करते हैं एक उसके part को represent करने के लिए. For example, let me give one example. Australia lost the match by 4 wickets. Of Australia, a whole. Here we are using a whole to represent a part, team. हम क्रिकेट की टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यूज़ किसे कर रहे हैं? whole को. Right? Next example is, for example, the police arrested the thief. Again, police is, we are using police to represent one policeman, whole to represent a part. Then another very interesting example is asking for a hand. Asking for a hand. Here हम हाथ तो नहीं मांगते किसी का. Again, now asking for a woman for marriage. बात हम कहते हैं उसका हाथ मांग रहे हैं, तो मतलब मांग तो अब पूरी
अब लड़की को कहीं शादी करने के लिए तो उसका हाथ मांगना मतलब मुराद होता है पूरा, मतलब कोई भी लड़की है उसको शादी के लिए मांगना. टू आस्किंग फॉर अ वुमन व्हेन वी से आस्किंग फॉर हर हैंड. दिस इज Synecdoche when we are using a part to represent a whole or we are using a whole to represent a part. This is the example of Synecdoche, a very interesting figure of speech. Number 7, the next one is hyperbole. Again, I think some people pronounce this word as hyperbole. It's hyperbole. Hyperbole. Hyperbole is when we exaggerate to have a strong emphasis. किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर पेश करना उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट के लिए. तो यहाँ हमारा मकसद कोई डिफिनीशन याद करना नहीं है, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर. ठीक है, ज़ाहिर आपको पेपर में यह नहीं कहा जाएगा कि आप व्हाट इज़ सिनेक्डोची, व्हाट इज़ हाइपरबोले और राइट डिफिनीशन ऑफ ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच. मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ताकि जब आपके सामने किसी स्टेट में किसी सेंटेंस के अंदर ये फिगर ऑफ स्पीच आए तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें. हाइपरबोले इज एग्जेजरेशन, मुबालगा राई करना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना. राइट, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, टू पुट सम एम्फेसिस, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट. किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी बात का वज़न बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू ज़्यादा करने के लिए किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना. मैं आप जैसे मैंने आपको 1000 दफ़ा ये बात कही है, आप किसने गिना का 1000 दफ़ा कहा है, तो बात में एक वज़न पैदा करने के लिए, बात में एक स्ट्रॉन्ग उसका इफेक्ट के लिए आप कहते हैं मैं 1000 दफ़ा आपको कह चुका हूँ ये काम ना करो. 1000 दफ़ा तो कोई नहीं कहता. तो दिस इज़ आई हैव आस्क्ड यू, आई हैव टोल्ड यू दिस 100 टाइम, 1000 टाइम. दिस इज़ हाइपरबोले. या आप कहते हैं कि एवरीबॉडी नोज दिस, किसी की बात के बारे में आप कहते हैं एवरीवन नोज दिस. अब ज़ाहिर है आप किसी मुल्क के किसी शहर की बात कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसमें हर बंदा जानता होगा, बट दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ हाइपरबोले, एन एग्जेजरेशन. आप एग्जेजरेट करते हैं. राइट. अनदर एग्जांपल इज आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप फॉर ईयर्स. मैं थक चुका हूँ, मैं बस सालों तक, ज़ाहिर है सालों तक तो कोई भी नहीं सोता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक सोना चाहता हूँ. जस्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ योर statement, you say I have tired now, I want to sleep for years. Right. As high the building is, as huge as a mountain. अब माउंटेन को की तरह तो कोई बिल्डिंग ह्यूज इतनी नहीं हो सकती, कोई टावर इतना ह्यूज नहीं हो सकता, लेकिन हम उसका अपनी बात का वज़न बढ़ाने के लिए, अपने बात का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पैदा करने के लिए एग्जेजरेट करते हैं, मुबालगा राई करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं. तो दिस इज़ हाइपरबोले. अब जब आप किसी सेंटेंस के अंदर, किसी स्टेटमेंट के अंदर इस तरह की एग्जेजरेशन देखेंगे, मुबालगा राई देखेंगे, आप समझ जाएंगे दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोले. राइट. नंबर 8, मेटोनमी. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, number 8, that is metonymy. What is metonymy? Metonymy is the act of referring to something by something else that is very closely connected to that. The act of referring to something, referring towards something else that is closely connected to that. किसी चीज़ को किसी दूसरे की तरफ इशारा करना, रेफ़र करना जो उसके साथ बड़ा क्लोजली कनेक्टेड हो, दैट इज़ कॉल्ड मेटोनमी. फॉर एग्जांपल, जब हम कहते हैं जी वाइट हाउस हैज़ डन दिस और दैट, तो वाइट हाउस से मुराद हमारी क्या होती है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट. तो हम उसके साथ कनेक्शन है, तो हम किसी एक चीज़ को मेंशन करते हैं रेफ़र करने के लिए किसी दूसरे की तरफ जो उसके साथ ज़ाहिर है क्लोजली कनेक्टेड है. राइट. जब मैं कहता हूँ कि आई हैव रेड मिल्टन, आई हैव रेड शेक्सपियर. अब शेक्सपियर कहना मतलब आई हैव रेड द वर्क ऑफ शेक्सपियर, मैंने इसका सारा काम पढ़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ आई हैव रेड शेक्सपियर. अब शेक्सपियर इज़ जाहिर सी बात है कनेक्टेड विद हिज वर्क, तो एक लफ्ज़ को मैं यूज़ करता हूँ रेफरिंग टूवर्ड्स समथिंग अदर्स, किसी दूसरे की तरफ इशारा करने के लिए, रेफ़र करने के लिए, एंड बोथ आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड. अनदर एग्जांपल, द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड.
अब पेन से मुराद जाहिर सी बात है इल्म, एंड देन माइटी देन सॉर्ड, सॉर्ड से मुराद जाहिर सी बात है लड़ाई। बोथ आर इंटरकनेक्टेड, लिंक्ड है बोथ। पेन से लिंक्ड है आपका पढ़ना लिखना तालीम स्कॉलरशिप, और सॉर्ड से आपकी लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़े से उसकी मार से पेन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पेन की मार जो है वो तलवार की मार से ज़्यादा, लड़ाई झगड़े से ज़्यादा जो है वो कारी है, ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो दिस इज़ मेटोनमी, व्हेन वी use one word to refer towards another word, and both are very closely connected. Number 9, the next figure of speech is pun. Again, it's very interesting. Pun is to play with the words, अल्फाज के साथ खेलना, and both when a word is being used having two different meanings, there is a contrast between meanings. There is an appearance and there is an reality. Apparent meaning is different, but the real meaning is totally different. That is pun. Pun आम तौर पे हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के अंदर भी यूज़ होता है, और बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं ऐसे जो इस तरह का पन यूज़ करते हैं, जो अल्फाज के साथ खेलते हैं। बड़ा उनकी जो लैंग्वेज होती है बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी फ्लावरी होती है, जिन लोगों में ये ह्यूमर होता है। ज़ाहिर है जब पन यूज़ करते हैं बड़े ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, तब वो लोग पन यूज़ करते हैं। और ऐसे लोगों के पास जब बैठता है बंदा बड़ा अच्छा लगता है, उनकी लैंग्वेज बड़ी फ्लावरी होती है, बड़ा मज़ा आता है उनको सुन के। ऐसी बड़ी मशहूर एग्जांपल, और अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, एन एम्बेसडर इज़ अ पर्सन दैट लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एम्बेसडर इज़ अ पर्सन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। यहाँ पे लाई जो है ये पन है, having two different meanings. Apparent meaning is he lives abroad, but hidden meanings, the real meaning is who lies abroad, who speaks lies over there for the good of his country. तो दोनों मीनिंग्स आप ले सकते हैं। अपेरेंट मीनिंग कि बंदा वहाँ पे रहता है अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए। दूसरा मीनिंग बंदा वहाँ पे झूठ बोल रहा है अपने मुल्क के लिए, उसने अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए अब सब कुछ बोलना पड़ता है। दैट इज़ पन, राइट। Two orthopedics started a new surgery, and this was a joint operation. This was called a joint operation. Now here the word joint, इसके भी डबल मीनिंग है, इसके भी दो मीनिंग है। जॉइंट एक तो वो जो ज़रा ऑर्थोपेडिक्स हैं, जोड़ जो होते हैं उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरा दो जो के सर्जन का साथ काम कर रहे हैं, टू ऑर्थोपेडिक सर्जन, दे हैव स्टार्टेड अ न्यू सर्जरी एंड दिस इज़ अ जॉइंट ऑपरेशन। तो उन दोनों का ये मुश्तरका जॉइंट कलेक्टिव कंबाइंड ऑपरेशन है। तो दिस वर्ड हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स। तो दिस इज़ कॉल्ड पन, व्हेन समबडी प्लेज विद द वर्ड्स, ही यूजेस वन वर्ड having two contrasting meanings, apparent and the hidden, the real meanings, having a humor, उसमें humor होता है, एक ह्यूमर पैदा करने के लिए, एक मज़ाक पैदा करने के लिए, सम टाइम तंज करने के लिए वो इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। ये आम तौर पे हमारी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। Litautis, again apparently the pronunciation is a bit confusing. Normally I have heard people pronounce this word as litotis. This is litautis. Litautis. What is litautis? Again, very interesting figure of speech. Use of a negative statement, or you can say a negative or weak statement to emphasize a positive meaning. नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करके, नेगेटिव और वीक स्टेटमेंट यूज़ करके मतलब उसका पॉजिटिव लेना। Let me give some example, then the concept would be clear. Example number 1, she is not unlike her mother. She is not unlike her mother. Now here the statement is negative, हमने not use किए, but again unlike her mother, it means that she is like her mother. He is no fool. Next example is he is no fool. अभी नेगेटिव स्टेटमेंट है, बट द मीनिंग्स आर पॉजिटिव। वो मतलब ही इज़ अ वाइज पर्सन, ही इज़ नो फूल मीन्स दैट ही इज़ अ वाइज पर्सन। Such sort of statements, negative statements, or you can say weak statements, but the meanings are positive. To emphasize positive meaning,
This is called litotes. This is very close to understatement. एक और figure of speech है understatement. They are very closely linked with one another. Okay, the next one is number 11, euphemism. Next one is euphemism. Again, very interesting figure of speech, euphemism. What is euphemism? Euphemism is indirect word or phrase used to represent something embarrassing or unpleasant. When we use an indirect word or phrase to represent something which is embarrassing, which is unpleasant, जो देखने सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो हम थोड़ा सा उसका जो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है उसको थोड़ा सा अपीज़ करने के लिए, थोड़ा उसको ठीक करने के लिए, थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हम डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि सुनने में मीनिंग ज़ाहिर है वही होते हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन में अनप्लेजेंट होते हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं ताकि वो सुनने में थोड़ा सा ज़रा यू कैन से आप अपीजिंग लगें, थोड़ी बेहतर लगें, थोड़े से अट्रैक्टिव लगें, खुशगवार लगें, प्लेजेंट लगें. फॉर एग्जांपल वी यूज़ पास अवे व्हेन यू वांट टू से die, to die for somebody. He has passed away, he has died. बड़ा अनप्लेजेंट, बड़ा एम्बेरेसिंग लगता है, तो इस पर हम इनडायरेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, he has passed away. तो ये थोड़ा सा मतलब मीनिंग तो वही है, लेकिन ये थोड़ा सा सुनने में उसकी निस्बत थोड़ा सा प्लेजेंट लगता है. दिस इज़ इनडायरेक्ट word that is being used to represent an unpleasant, or you can say, or embarrassing word, or embarrassing situation, right? Well, another example for this one is you can say a little thin on the top. This was one example. A little thin on the top. You are having a little thin on the top. अब ये सुनने में कोई इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आप डायरेक्ट किसी बंदे को यू आर गेटिंग बोल्ड, आप गंजे हो रहे हैं, तो ये बड़ा बंदे को तकलीफ होगी. दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग. यू आर हैविंग अ लिटिल थिन ऑन द टॉप. थोड़ा सा ऊपर से आसमान जो है वो थोड़ा सा खाली हो रहा है, आसमान में थोड़ी चीज़ें थिन हो रही हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड सेंटेंस बेहतर है. यू आर हैविंग अ लिटिल थिन ऑन द टॉप. व्हेन यू वांट टू से दैट यू आर गेटिंग बोल्ड, आप गंजे हो रहे हैं. तो कभी कभी आप शुगर कोटेड बात करना, सिंपली कभी कभी हम शुगर कोटेड बात करते हैं, थोड़ा सा उस सिचुएशन को ज़रा रिलैक्स करने के लिए, ताकि अगले को बहुत बुरी ना लगे. हमारा मतलब भी पूरा हो जाता है, हम अपनी बात भी कह देते हैं और अगले तक अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, और अल्फाज को थोड़ा शुगर कोटेड, मतलब शुगर कोटेड गोली जो बंदा खाता है तो उसका असर तो बड़ा ज़हरीला होता है, लेकिन वो बज़ाहिर वो शुगर में लिपटी होती है. तो मीठी गोली देना जिसका असर जो है बड़ा सख्त हो, कड़वा हो, तो दिस इज़ कॉल्ड यूफीमिज्म. इनडायरेक्ट वर्ड और फ्रेज फॉर एन एम्बैरेसिंग और अनप्लेजेंट सिचुएशन, अनप्लेजेंट वर्ड. पास अवे, और जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल दिए, यू आर हैविंग अ लिटिल थिन ऑन द टॉप, राइट. एंड द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द डे, दैट्स आयरनी. जितने मेजर थे मैंने डिस्कस किए. इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विद इन 2 days आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल अपलोड MCQs बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच. उसमें इनके अलावा भी शायद थोड़े बहुत इनसे कुछ इनसे लिंक्ड हैं, बड़ी क्लोज हैं, कुछ नए भी शायद डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन मेजर यही हैं जो आप तौर पे आपके पेपर्स में आएंगे. तो नेक्स्ट वन इज़ आयरनी. अगेन आयरनी इज़ अ कंट्रास्ट between what apparently you say and what is meant actually. There are 2 different meanings, apparent and hidden meanings. ऐसी स्टेटमेंट जिसका बज़ाहिर मतलब कुछ और है और एक्चुअल मतलब कुछ और है, तो आपकी मुराद वही होती है जो उसमें उसके पीछे होता है, जो हिडन मीनिंग होते हैं. there is a statement having 2 different meanings, apparent meaning and hidden meanings. Apparent meaning is different, but the hidden meaning is totally different, and you want that hidden meaning to convey. आपका असल मतलब वही होता है, आप जो हिडन मीनिंग है वो अगले बंदे तक कन्वे करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ नाइस शी सेड व्हेन आई टोल्ड हर दैट आई हैड टू वर्क फॉर द होल वीकेंड. अब देख लें, आप किसी से कहते हैं मैंने पूरा हफ्ता, मुझे पूरा वीकेंड सारा काम करना पड़ा, आगे से वो कहते हैं हाउ नाइस. तो बज़ाहिर तो ये बड़ा मतलब
अच्छा है, पॉजिटिव मीनिंग है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग है मज़ा आया ना, हाउ नाइस, मज़ा आया ना। तो तंज उसके अंदर जो हिडन मीनिंग है, जो रियल मीनिंग है, दैट शी वांट्स टू कन्वे दैट्स गुड फॉर यू, आई रियली एंजॉयड दैट, मज़ा आया होगा ना, दैट्स अ सरकास्टिक यू कैन से सेंटेंस। So this is an example of irony. How nice, she said, when I told her I had to work for the whole weekend. बहुत सख्त वीकेंड गुजरा, बहुत टफ वीकेंड गुजरा, बड़ा काम किया, वेरी नाइस, बड़ा मज़ा आया। देयर इज़ टू मीनिंग, अपेरेंटली दैट्स वेरी नाइस, वेल डन, बहुत अच्छे, लेकिन एक्चुअली द मीनिंग्स आर टोटली डिफरेंट, विच आर टोटली अपोजिट टू दिस वन। जो बज़ाहिर आपको लगते हैं वो मीनिंग्स नहीं है, मतलब वो इस पर तंज है, sarcastic स्टेटमेंट है, मज़ा आया। So dear students, these were 12 very important, very popular figures of speech which are normally used in language to make the language flowery, to make the language attractive. आम तौर पे स्पोकन लैंग्वेज में भी और रिटन लैंग्वेज में इनको यूज़ किया जाता है, और ये जब आप फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं आपकी लैंग्वेज बड़ी फ्लावरी बन जाती है। तो आपके जो क्या PPSC के जो लेक्चरशिप का टेस्ट है, आने वाला टेस्ट है, उसके लिए ये बड़ी हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पे बेस्ड MCQs 20 to 25 MCQ डिस्कस करूँगा। आप उसका वेट कीजिए। ये वीडियो आपने आगे शेयर भी करनी है अपने बाकी दोस्तों तक जो KPPSC या बाकी पंजाब, आज़ाद कश्मीर, सिंध, इस बोर्ड में भी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हर जगह टेस्ट में होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।